राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की क्लास जो हमने ली थी वो अम्ल और सार से संबंधित ली थी। आज यह थ्योरी से संबंधित अम्ल सार लवण की आखिरी क्लास रहेगी। इसमें हम लवण को पढ़ेंगे और इसके बाद मैं एक एमसीक्यू की क्लास लूँगा जिसमें लगभग इस चैप्टर से जितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे हम सबको कवर कर लेंगे, ताकि रीड में आपके प्रश्न गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं लवण से। लवण इनको इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं। हम देखते हैं इसमें किसी अम्ल व क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल का निर्माण होता है। जब अम्ल व क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो जो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है वह लवण और जल प्राप्त होते हैं। जैसे NaOH एक क्षार है, इसकी HCl अम्ल से क्रिया कराई तो NaCl जो प्राप्त हुआ यह साधारण नमक है, यह लवण प्राप्त हुआ और साथ में क्या मिलता है, जल मिलता है। तो अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया की जाती है तो उदासीनीकरण के फलस्वरूप क्या मिलता है, लवण व जल मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको, अम्ल प्लस क्षार, इनके बीच अगर हमने अभिक्रिया कराई तो हमें जो प्राप्त होगा वो लवण प्लस जल प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम। लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं। जो लवण रहते हैं ये ठोस अवस्था में मिलते हैं, ये उदासीन होते हैं। ये बात भी आप याद रखना, लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं और उदासीन होते हैं। लवणों के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं लवण से संबंधित लवणों के उपयोग। जो लवण है कौन कौन से हैं और इनके क्या क्या उपयोग है दैनिक जीवन में, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। यह साधारण नमक है जो हमारे घरों में यूज किया जाता है। इस बात को आप याद रखना, साधारण नमक के नाम से पूछा जाए ऑप्शन में साधारण नमक क्या है, तो या तो ऑप्शन में आपको फॉर्मूला या सूत्र दिया हुआ हो तो NaCl पे टिक करें, अगर नाम देकर पूछा गया तो सोडियम क्लोराइड पर टिक करें। अब इसके हम उपयोग के बारे में बात करें तो ये खाने के रूप में भोजन में प्रयोग किया जाता है, जल में घुलनशील होता है, खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, मक्खन आदि के संरक्षण में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। साबुन के विलयन में साबुन का अवक्षेपण करने के लिए, जो साबुन का विलयन रहता है उसमें साबुन का जो अवक्षेपण है उसको करने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। आयन विनिमय रेजिन के पुनः क्रियाशील के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, आयन विनिमय रेजिन के पुनः क्रियाशीलता के लिए जो सोडियम क्लोराइड है इसका प्रयोग किया जाता है। नमक के अशुद्ध लवण के संतृप्त विलयन में HCl गैस प्रवाहित कर शुद्ध सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। तो नमक का जो अशुद्ध लवण रहता है उसमें HCl गैस जो है वो प्रवाहित की जाती है, जिससे क्या रहता है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है शुद्ध। यहाँ पर जो नमक का शुद्ध लवण रहेगा उसका जो संतृप्त विलयन उसमें HCl गैस प्रवाहित करेंगे तो शुद्ध सोडियम क्लोराइड हमें क्या होगा दोस्तों, प्राप्त होगा। तो याद रखना कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं, HCl गैस प्रवाहित करते हैं शुद्ध सोडियम क्लोराइड प्राप्त करने के लिए अशुद्ध सोडियम क्लोराइड से। अब बात करते हैं दूसरा, सोडियम बाइकार्बोनेट। यह भी एक लवण है, इसका सूत्र है NaHCO3। इसे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम भी आप याद रखें, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, वो रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। अग्निशमन यंत्रों में इसका प्रयोग होता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इनो जैसे फल लवण बनाने में, इनो जैसे जो फल लवण बनते हैं उनके निर्माण में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडा बाइकार्ब औषधि बनाने में, सोडा बाइकार्ब औषधि बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखें हम। जल में कम विलयशील होता है तथा गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। जो सोडा बाइकार्बोनेट है यह जल में दोस्तों कम विलयशील रहता है और इसको अगर हम गर्म करेंगे तो यह सोडियम कार्बोनेट में क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसे धोने का सोडा या धोवन सोडा भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। इसमें पहली बात करें हम तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहते हैं। Na2CO3 निर्जल सोडियम कार्बोनेट, मतलब मैं इसमें से जल के जो ये 10 अणु हैं इनको निकाल दूं, मात्र Na2CO3 रखूं तो ये निर्जल सोडियम कार्बोनेट रहेगा। इसे सोडा एस भी कहते हैं। कपड़ा धोने में इसका प्रयोग किया जाता है। पानी के मृदुकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। ये बात याद रखना आप। सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन है वह क्या रहेगा, क्षारीय रहेगा, जबकि सोडियम कार्बोनेट अभी क्या है, लवण है। कांच, सोडियम सिलिकेट, कागज, बोरोक्स और बेकिंग पाउडर औद्योगिक उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। कांच निर्माण में, सोडियम सिलिकेट के निर्माण में, कागज निर्माण में, बोरोक्स निर्माण में, बेकिंग पाउडर के निर्माण में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। गलन मिश्रण,
एक गलन मिश्रण जो होता है सोडियम व पोटेशियम कार्बोनेट का मिश्रण होता है, इसको बनाने में भी इसका क्या किया जाता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। तो गलन मिश्रण से भी ऐसे प्रश्न आ सकता है, गलन मिश्रण होता है किस क्या क्या रहते हैं गलन मिश्रण में, सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट जो रहते हैं वो गलन मिश्रण रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। याद रखना, इनके हिंदी में जो नाम है वो भी याद रखें आप, कास्टिक सोडा, जनरल यूज में हम इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। इसका उपयोग अपमार्जक चूर्ण बनाने में किया जाता है। फॉर्मूला इसका NaOH है। नेक्स्ट हम बात करें पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसको बारूद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का। तो बारूद बनाने में कौन सा लवण का प्रयोग किया जाता है, तो आप ऑप्शन में लगाएं पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अब बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला भी याद रखें CaSO4.12H2O, ये इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो है CaSO4.12H2O। डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को, जो टूटी हुई हड्डियां रहती है उनको स्थिर रखने के लिए इसका क्या करता है दोस्तों, प्रयोग करता है। खिलौने बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और सतह को चिकना बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। बहुत सी जगह जो मूर्तियां बनाई जाती है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जाती है, खिलौने भी इससे बनाए जाते हैं, और डॉक्टर जो हड्डियां टूटने पर जो प्लास्टर चढ़ाता है वह इसी का चढ़ाता है CaSO4.12H2O का। नेक्स्ट हम बात करें, इससे पहले भी एक क्लास में मैंने प्लास्टर की बात करी थी, वहाँ पर भी उसका प्रयोग अब जनरल रूप से डॉक्टर भी करता है, और कई बार घरों की जो दीवारें रहती है इन पे पुताई के रूप में भी उसका किया जाता है प्रयोग। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। शुष्क बुझे हुए चूने, जो शुष्क बुझा हुआ चूना है CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण निर्माण होता है। जो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है वो शुष्क बुझे हुए चूर्ण का मतलब है CaOH2 के ऊपर जो क्लोरीन की क्रिया कराई जाएगी तो विरंजक चूर्ण का उससे निर्माण होगा। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला याद रखें CaOCl2। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो पीने का जल है उसको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा हमने वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका फॉर्मूला भी याद रखें, उससे भी बहुत सी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए। अब हम मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं अम्ल क्षार लवण से संबंधित। यहाँ पर मुख्य बिंदु है, तीनों ही क्लासों के एक साथ बात करेंगे। अम्ल और क्षार मैंने पहले पढ़ा दिया था, अब हम लवण की बात कर ली है। लवण के बाद अब हम अम्ल क्षार और लवण के जो मुख्य बिंदु है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, अम्ल और क्षार की अगर क्रिया कराई जाए तो इससे लवण और जल बनते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अम्ल क्षार और लवण से संबंधित प्रश्न आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षार की क्रिया कराने से क्या लवण और जल बनेंगे। अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखो, अम्ल अगर क्षार के साथ क्रिया कर रहा है दोस्तों, अम्ल अगर क्षार के साथ क्रिया कर रहा है तो लवण व जल बनाएगा, लेकिन अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगा तो लवण व हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसी प्रकार अगर क्षार धातु के साथ क्रिया करेगा तो लवण और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो अम्ल और क्षार धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, और अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण व जल बनाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, जल में अम्लीय व क्षारीय विलयन विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अम्लीय और क्षारीय दोनों ही विलयन जल में विद्युत का चालन करेंगे। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सांद्र अम्ल और सांद्र क्षारक मतलब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक का कोई विलयन है जिसमें अम्लता और क्षारीयता बहुत ज्यादा है, अगर उनको हम मिश्रित करेंगे तो जो अभिक्रिया होगी वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, मतलब उसमें से ऊष्मा निकलेगी। नेक्स्ट हम बात करें, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जो लवण है उसके एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या जो रहती है उसको क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे CuSO4.5H2O, तो यहाँ पर 5 जो H2O है, 5H2O जो है यहाँ पर 5 H2O या 5 जल के अणुओं की बात करें तो क्रिस्टलन का जल रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें नेटल। नेटल एक शाकीय पादप है, इसके डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। यह नेटल नाम का एक पौधा रहता है जिसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। अगर इस पौधे को आप किसी के स्किन पर या शरीर के किसी भाग पर अगर आप अपन इसको रगड़ देते हैं या गलती से उसको छू लेता है रगड़ते हुए, तो वहाँ पर आपको बहुत दर्द का एहसास होगा, और वो मेथनोइक अम्ल की वजह से होता है। और इसका इलाज जो है इसी पौधे के, जो एक शाकीय पौधा है नेटल, इसी के पास एक डाक का पौधा भी मिलता है
जहां पर ये पौधे रहता है नेटल का, इसके आसपास डाक का पौधा भी सामान्य रूप से प्रकृति द्वारा दिया गया है ताकि आप उसका इलाज भी कर सके। तो इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। डाक नाम का एक पौधा है, उसकी पत्ती को रगड़ कर इसका इलाज किया जाता है। नेटल जो है इसके डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, और अगर नेटल का जो पौधा है उसकी आपके कोई रगड़ लगा दे या गलती से आप उसके रगड़ ले तो उसकी वजह से आपको बहुत दर्द का एहसास होगा। जिस प्रकार से एक चींटी काटती है उसी प्रकार इस नेटल का जो डंक रहेगा इसमें बहुत सारे तंतुनुमा डंक रहते हैं जो हमारे शरीर में चुभ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दर्द का एहसास होता है। अब बात करें, चींटी जब काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव छोड़ती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा या केलेमाइन विलियन मलकर उदासीन किया जाता है। जब चींटी हमें काटती है तो वह भी अम्लीय द्रव छोड़ती है, और उसके डंक के प्रभाव को कम करने के लिए नमी युक्त खाने का सोडा या केलामाइन विलियन मिलाकर उदासीन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रबल अम्ल की और दुर्बल अम्ल। अम्ल भी एक प्रबल और एक दुर्बल होता है। प्रबल वह जिसमें अम्लता बहुत अधिक हो, और दुर्बल वह जिसमें अम्लता थोड़ी कम हो। अब प्रबल अम्ल की बात करें तो विलयन में घुलकर पूरी तरह विभाजित हो जाता है। जो प्रबल अम्ल है यह विलयन में घुलकर पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अम्ल जो है जल में क्या देगा, H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देगा। H+ आयन देते हैं, याद रखना। ये अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। प्रबल अम्ल के उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये तीनों ही अम्लों को आप याद रखें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। इनके सूत्र भी याद रखें, ये तीनों ही प्रबल अम्ल है। और दुर्बल अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल, इसका फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक है। अब ये जो एसिटिक अम्ल है दुर्बल अम्ल है, तो यह क्या करेगा, विलयन में पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। जबकि प्रबल अम्ल जो है विलयन में घुलकर पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं, और दुर्बल अम्ल जो है वो विलयन में घुलकर पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाते हैं। यह प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की बात होगी। नेक्स्ट हम बात करें प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की। प्रबल क्षार वे क्षार जो अधिक क्षमता तक आयनित होकर अधिक संख्या में क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। जो जलीय विलयन में अधिक संख्या में क्या देंगे, OH- आयन देंगे, वो क्या रहेंगे, प्रबल क्षार रहेंगे। प्रबल क्षार की हम बात करें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही प्रबल क्षार हैं। दुर्बल क्षार की बात करें तो वही दुर्बल क्षार क्या रहे, ये जो जल में कम संख्या में OH- आयन दे, वो दुर्बल क्षार हो जाएंगे। दुर्बल क्षार की बात करें तो CaOH2 इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और MgOH2 इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये हमने क्षार में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, जो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता था। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के बाद अब हम बात करते हैं क्षार की। जो आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टाइन, लेरी और लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार जो परिभाषा है उनके बारे में हम बात करते हैं। अम्ल की परिभाषा हमने अम्ल वाली थ्योरी में उसी टाइम साथ में पढ़ ली थी। अब क्षार की बात करते हैं तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। आर्हेनियस ने कहा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। और अम्ल की बात करें आर्हेनियस के अनुसार तो वे पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं, वे पदार्थ आर्हेनियस के अनुसार क्षार कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं ब्रॉन्स्टाइन लोरी के अनुसार, तो वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्या हो, क्षमता हो, क्षार या भस्म कहलाता है। क्षार को भस्म भी बोलते हैं, ये बात याद रखना। वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्या हो, क्षमता हो। और इसी परिभाषा को अगर अम्ल के लिए यूज करें तो वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन देने की क्षमता हो, क्षार में ग्रहण करने की क्षमता हो और अम्ल में देने की क्षमता हो। अब लुईस इलेक्ट्रिक सिद्धांत के अनुसार यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता हो। तो लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार तो क्षार वे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता हो, और इसी के विपरीत अम्ल की बात करेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी ग्रहण करने की क्षमता हो। ठीक है, ये तीनों ही परिभाषाएं तीनों वैज्ञानिकों के अनुसार मैंने आपको बता दी। इनसे भी कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न आता है कि आर्हेनियस के अनुसार क्षार किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करेंगे, OH- आयन देंगे, क्षार कहलाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें जल में विलेय क्षार और जल में अविलेय क्षार। क्षार भी बहुत से ऐसे हैं जो जल में विलेय होते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो जल में विलेय नहीं होते, तो उनको भी हम देख लेते हैं। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही जल में विलेय क्षार है। और जल में अविलेय की बात करें तो ZnO जिंक ऑक्साइड, CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड, FeO फेरस ऑक्साइड और Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ये चारों जल में अविलेय क्षार है। कुल मिला के क्षार से संबंधित कुछ ही गुण प्रदर्शित करते हैं। और जल में विलेय क्षार KOH और NaOH ये क्षार से संबंधित सारी ही गुण प्रदर्शित करेंगे।
अविलेय क्षार के बस आपको नाम याद रखना है कि ये जो क्षार है जल में क्या है, अविलेय है। इससे ज़्यादा इसमें कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। बाकी जल में विलेय क्षार जो है KOH और NaOH है। नेक्स्ट हम बात करें, अब अगर हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया कराएं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जो मिलेंगे उसके बाद जो लवण बनेगा वह क्या बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। इसकी pH 7 के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों। अब अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की हम क्रिया कराएं तो अम्लीय लवण बनेगा। अब यहाँ पर अम्लीय लवण क्यों बनेगा, क्योंकि अम्ल जो है वो प्रबल है और क्षार जो है दुर्बल है। अगर अम्ल प्रबल है तो जो लवण बनेगा वह क्या बनेगा, अम्लीय बनेगा। और लवण की जो pH रहेगी वह क्या रहेगी, 7 से कम रहेगी। अब अगर हम प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की बात करें, यहाँ पर अम्ल प्रबल था इसलिए प्रबल अम्लीय लवण बना, यहाँ पर क्षार प्रबल है इसलिए क्या बनेगा, क्षारीय लवण बनेगा। तो जब प्रबल अम्ल रहेगा तो अम्लीय लवण, प्रबल क्षार रहेगा तो क्षारीय लवण बनेगा। अब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल में क्या बनेगा, क्षारीय लवण बनेगा। इसकी pH क्या रहेगी, 7 से ज्यादा रहेगी। देखो यहाँ पर अम्ल और क्षार दोनों ही प्रबल थे, तो अगर दोनों ही प्रबल है तो उदासीन लवण बना। अम्ल प्रबल और क्षार दुर्बल निकला तो अम्ल अम्लीय लवण बना। और अगर प्रबल क्षार निकला और दुर्बल अम्ल निकला तो क्षारीय लवण बना। अब अगर हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की, दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, अम्ल और क्षार दोनों ही क्या है, दुर्बल है। तो इससे जो अभिक्रिया होगी उसमें जो लवण बनेगा वह भी क्या बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से दोस्तों उदासीन लवण बनेगा, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें जो है, कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ में क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। जो कारखाने हैं इनसे जो निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ है उनमें क्षारकीय पदार्थ मिलाया जाता है और उनको मिलाकर उसको क्या किया जाता है, उदासीन किया जाता है। तो क्योंकि कारखानों से जो अपशिष्ट निकलते हैं वो ज्यादातर अम्लीय निकलते हैं, तो अम्लीयों में उनमें क्षारीय पदार्थ को मिला देते हैं। क्षारीय पदार्थ को मिलाने के बाद क्या होगा, वो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, या विलयन क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब रासायनिक उर्वरकों का खेतों में बहुत अधिक उपयोग होता है जिससे मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है। जो रासायनिक उर्वरक है इनका खेतों में बहुत अधिक उपयोग होने के कारण मृदा क्या हो जाती है दोस्तों, अम्लीय हो जाती है। मृदा क्या हो जाती है, अत्यधिक अम्लीय हो जाती है। इससे भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है। भूमि की क्या हो जाती है, उर्वरकता कम हो जाती है। तो अम्लीयता कम करने के लिए उसमें कैल्शियम ऑक्साइड व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। अम्लीयता को कम करने के लिए, जो मृदा में अम्लीयता है उसको कम करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। ये बात आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगर मृदा अम्लीय हो गई है तो उसकी अम्लीयता को कम करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड व या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाएगा। अब मृदा अगर अत्यधिक क्षारीय है, वहां तो अम्लीयता की बात हुई इससे ऊपर वाले पॉइंट में। अब बात करें मृदा अत्यधिक क्षारीय है तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। ये भी याद रखें कि अगर मृदा अत्यधिक क्षारीय हो गई तो उसकी क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, चींटी जब काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव छोड़ती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा NaHCO3, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। तो नमी युक्त खाने का सोडा या केलामाइन विलयन मलकर क्या किया जाता है, उदासीन किया जाता है। अब चींटी जब काटती है तो अम्ल हमारे शरीर में छोड़ती है, तो उसके अम्लीयता के प्रभाव को कम करने या उसे उदासीन करने के लिए उसमें नमी युक्त खाने का सोडा या केलामाइन जो विलयन है उसको मल करके किया जाता है, उदासीन किया जाता है, जिसमें क्या रहता है, जिंक कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट हम बात करें, अब दोस्तों हम कुछ विभिन्न पदार्थ हैं जो इंपॉर्टेंट पदार्थ हैं, उन इंपॉर्टेंट पदार्थ से संबंधित उनकी pH मान क्या होती है, pH मान को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो मूत्र की pH मान रहता है वह रहता है 5.5 से 5.7। खून का pH मान रहता है 7.3 से 7.5। नींबू के रस का pH मान रहेगा 2.2 से 2.4। टमाटर के रस का pH मान रहेगा 4 से 4.4। दूध का pH मान रहेगा 6.4 से 6.6। शुद्ध जल का pH मान क्या रहेगा, 7 रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। शुद्ध जल का pH मान 7 रहेगा। लार या मानव श्लेष्मा का pH मान रहेगा 6.4। काली मिर्च का जो pH मान है, काली कॉफी का जो pH मान है वह है 5। मृदु पेय पदार्थ सिरका का pH मान दोस्तों 3 है और यह अम्लीय रहेगा। अंगूर के रस का pH मान 3.2 होता है। pH मान चूंकि 7 से कम है 3.2, इसीलिए अंगूर क्या रहते हैं, खट्टे रहते हैं, क्योंकि अम्ल जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, स्वाद में खट्टे रहते हैं। संतरे का pH मान 3.5, संतरा भी स्वाद में खट्टा रहता है, इसलिए संतरे का pH मान भी क्या है, 3.5, और ये क्या है, अम्लीय मान है।
0.1 MHCl का जो pH मान रहेगा वो रहेगा 2.5 से 3.4, 2.5 से 3.4। और सांद्र HCl की बात करें तो उसका pH मान दोस्तों 1 रहेगा। अब अगर आप ऑप्शन की बात करें तो वहां पर दूध में, जैसे आपसे प्रश्न में पूछा गया दूध का pH मान क्या रहेगा, और ऑप्शन में आपको 6.5 दिया हुआ है, तो यह 6.4 से 6.6 के बीच की रेंज का है, 6.5, तो वहां पर उत्तर 6.5 रहेगा। या तो आपको प्रश्न ऐसे रेंज देके देंगे 2.2 से 2.4। अब नींबू के रस का पीएच मान के 3 ऑप्शन आपको हो सकते हैं, 2.2 भी उत्तर सही रहेगा, 2.4 भी सही रहेगा और 2.3 भी उसका उत्तर सही रहेगा। या तो आपको इस प्रकार से 2.2 से 2.4 दिया रहेगा, या ऑप्शन में बसद दिए हुए हैं उनमें डायरेक्ट ऑप्शन रहेगा 2.2, 2.3 या 2.4, दोनों में से एक, इन तीनों में से एक, या फिर अलग अलग उनमें ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। तो वहां पर आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। जैसे अगर आपको ऑप्शन दे दिया खून का पीएच मान होता है 7.4, तो आप 7.4 आपका करेक्ट उत्तर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो 7.3 और 7.4 के बीच में भी आ रहा है ना। अगर 7.4 की जगह वहां पर आपको ऑप्शन में 7.3 दे रखा है तो 7.3 आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जिसमें आपको 7.3, 7.4, 7.5 तीनों ही ऑप्शन दे रखे। इस प्रकार से ऑप्शन नहीं आएंगे। जो नींबू का या खून का जो पीएच रहेगा उसका ऑप्शन इन तीनों में से 7.3, 7.4 और 7.5, इन तीनों में से ही कोई एक रहेगा ऑप्शन में। ऐसा नहीं कि तीनों ही ऑप्शन में, वहां तो कंफ्यूजन वाला प्रश्न हो जाएगा। इन तीनों में से एक ऑप्शन में रहेगा, बाकी ऑप्शन आपको ऊपर नीचे कर सकते हैं। कोई 4 दे दिया, कोई ऑप्शन में 4 दे दिया, किसी में 5 दे दिया, किसी में 6 दे दिया। लेकिन ये दशमलव की बात करें तो 7.3 से 7.5 की बात हो रही है, तो मूत्र खून का पीएच इसी के संबंध में, इसी के आसपास रहेगा, या इन्हीं तीनों में से एक मान खून के पीएच का आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। ये दोस्तों आपकी अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित थ्योरेटिकल क्लासें पूरी हो चुकी है। इसके बाद अब मैं एक एमसीक्यू की क्लास लूँगा जिसमें लगभग अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित सभी प्रकार के एमसीक्यू की हम बात कर लेंगे, ताकि परीक्षा में आपके उनसे बाहर प्रश्न जाने की संभावना नहीं रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है दोस्तों।